आगे सर्कुलेटरी सिस्टम, हिंदी में कहेंगे रक्त संचार तंत्र। रक्त संचार तंत्र की विस्तार से चर्चा करेंगे। आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट circulatory system. Again, I express my sincere thanks to Giri sir for providing me an opportunity to speak in front of you. तो आज की कहानी शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। हमारे शरीर में मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी हमारे शरीर में एक लेमैन की भाषा में, एक सामान्य सी भाषा में यदि हम बात करें तो हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल का होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, एक जगह से दूसरी जगह में, लेकिन दैट टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ फ्लूइड मीडियम। फ्लूइड मीडियम एक तरल माध्यम से होता है, और जिस तरल माध्यम से होता है वो तरल माध्यम कहलाता है ब्लड। इट मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। रक्त के माध्यम से वो परिवहन होता है मटेरियल का, उन सब सामग्रियों का जिनकी आवश्यकता है जीवन के लिए। एंड दिस सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। ये पूरे शरीर में इट सर्कुलेट इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। कोई नई बात नहीं है, हम सब जानते हैं कि ये पूरे शरीर में परिवहन करता है। क्यों? इंपॉर्टेंट पार्ट इज कीप ईच बॉडी सेल इन ए लिविंग स्टेट, कि जिससे कि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका जीवित रहे। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन फूड मटेरियल का नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल का नहीं होगा रक्त के माध्यम से, तो प्रत्येक कोशिका जीवित अवस्था में नहीं रह पाएगी। तो अब सर्कुलेशन की बात करते हैं कि हाउ दिस सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। यह सर्कुलेशन है, ये जो किसके द्वारा होता है? दिस इज परफॉर्म्ड बाय मस्कुलर पंप। एक मस्कुलर पंप है। कल बात हुई थी मस्कुलर सिस्टम में, मांसपेशी तंत्र की कल बात हुई थी वक्तव्य के प्रस्तुतिकरण के दूसरे भाग में, कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। 3 प्रकार की मांसपेशियां हैं। उन 3 प्रकार की मांसपेशियों में से एक थी कार्डिक मसल्स। तो मस्कुलर पंप जो है कार्डिक मसल्स का बना हुआ है, हृदय कहलाता है, दैट इज नोन एज हार्ट। द हार्ट पंप पीरियोडिकली, एक समय अवधि अनुसार पंप करता रहता है। दैट कॉज द हार्ट टू पंप। नॉर्मल इंडिविजुअल में हार्ट बीट पर मिनट, हृदय गति प्रति मिनट लगभग 72 पाई जाती है। ये भी नई बात नहीं, हम सब जानते हैं। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आप किसी भी सर्च इंजन से, गूगल सर्च या सर्च से देखिए कि पल्स रेट ऑफ योगियों की पल्स रेट, एविडेंसेस हैं 72 तो नॉर्मल इंडिविजुअल की है, 60, 50, इवन जो लोएस्ट हार्ट रेट भी पाई गई है 37 तक पर मिनट। तो बाय द हेल्प ऑफ जो योग का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रस्तुतिकरण के अगले भाग में बात करेंगे कि दिस स्लो डाउन आवर हार्ट रेट ऑल्सो, कि ये हमारी रेस्टिंग हार्ट रेट को योग के माध्यम से कम कर सकते हैं हम, और उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे सकारात्मक, उन सब की चर्चा होगी। लेकिन अभी तक तो केवल इस पहली स्लाइड में इतना ही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल की, एक हेल्दी इंडिविजुअल की हार्ट बीट इन एवरेज 72 बीट्स पर मिनट है। एंड हार्ट पंप पीरियोडिकली पंप करता है। क्यों? उद्देश्य यही है कि फूड मटेरियल प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जा सके और प्रत्येक कोशिका जीवित अवस्था में रहे। अब ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। ब्लड वेसल्स रक्त नालिकाएं, इस रक्त नालिकाओं की बात करते हैं। पहली बात, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। आर ऑफ वेरियस साइजेस। जो भी रक्त नालिकाएं हैं पूरे शरीर में एक आकार की नहीं होती हैं। कुल मिलाकर ये कहेंगे ना, किसी का साइज वाइडर है, मोटी है, कोई पतली है। लेकिन अब जब विभिन्न आकार की हैं कि एक आकार की नहीं है, तो अब प्रश्न उठा कि जब विभिन्न आकार की हैं तो न्यूनतम आकार क्या होगा और अधिकतम आकार क्या होगा? व्हाट विल बी द रेंज? द रेंज इज इन बिटवीन 1 सेंटीमीटर टू 1 माइक्रोन। जो सबसे सूक्ष्म या सबसे पतली रक्त नालिका होगी वो लगभग 1 माइक्रोन की होगी, और जो सबसे मोटी हो सकती है, सबसे वाइडर हो सकती है,
वो हो सकती है 1 सेंटीमीटर की। तो ये रेंज है इसकी डायमीटर की 1 सेंटीमीटर टू 1 माइक्रोन डायमीटर की पाई जाती है। तो अब बात करते हैं सबसे वाइडर कौन सी है और सबसे नैरो कौन सी है, उनकी बात करेंगे। तो इन आवर बॉडी देर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। हमारे शरीर में 3 प्रकार की रक्त नालिकाएं हैं और ये 3 प्रकार की रक्त नालिकाएं कहलाती हैं। पहली है आर्टरीज, दूसरी है वेन्स, तीसरी है कैपिलरीज। तीनों की बात करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद आर्टरीज। आर्टरीज से शुरू करते हैं। आर्टरीज क्या है? जैसे पहले साइज की बात हो चुकी है, द इन डायमीटर द रेंज इज इन बिटवीन 1 सेंटीमीटर टू 1 माइक्रोन, कि 1 सेंटीमीटर से 1 माइक्रोन के बीच की ही होगी, चाहे वो थिनेस्ट हो चाहे वाइडेस्ट हो। तो जो पहली है आर्टरीज है, जो आर्टरीज है, दीज आर द वाइडेस्ट ब्लड वेसल्स। ये वाइडेस्ट ब्लड वेसल्स हैं, ये वाइडेस्ट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स हैं। लेकिन दूसरी बात, दीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट ब्रांच आउट इनटू द थिनर ट्यूब्स कॉल्ड आर्टियोल्स। भी ब्लड जितनी भी हैं, जो भी अलग अलग साइजेस की हैं, ये सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हैं। तो ये आर्टरीज की बात हो रही है कि ये वाइडेस्ट पार्ट है, वाइडेस्ट ब्लड वेसल है, जो कैरी आउट करती है, कैरी करती है ब्लड की फ्रॉम हार्ट, हृदय से बाहर की तरफ, हृदय से दूसरे अंगों में, एंड ब्रांच आउट इनटू द थिनर ट्यूब्स। और वो थिनर ट्यूब्स में, थिनर ब्लड वेसल्स में ब्रांच आउट होती है, विभाजित होती है, और उनको कहा जाता है आर्टियोल्स। इसका मतलब दो इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, कि आर्टरीज ब्रिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स, हार्ट टू द बॉडी, और these are branch out in thinner tubes and these are known as arterioles। तो अब पता होना चाहिए कि आर्टरीज क्या है और आर्टियोल्स क्या है। तो आर्टरीज किस में परिवर्तित हुई, ब्रांच आउट हुई, विभाजित हुई? आर्टियोल्स में। अगेन अब आर्टरी से जो पतली हुई, सकरी हुई, क्योंकि ब्रांच आउट हो गई तो आर्टियोल्स कहलाई। देन अगेन रेमिफाई इनटू द मोर थिनर, अब और पतली नालिकाओं में परिवर्तित होगी, एंड दीज आर नोन एज कैपिलरीज। तो 3 शब्द आए, तीनों शब्दों को ध्यान दीजिए। पहला शब्द था आर्टरीज, वाइडेस्ट, एंड दीज आर ब्रांच आउट इनटू द थिनर ट्यूब्स, उनको कहा गया आर्टियोल्स, और वो भी देन कनेक्टेड टू कैपिलरीज। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, these capillaries are permeable to the waste and small molecules। परमिएबल है, परमिएबल मीन्स एक उसमें सामग्री का आदान प्रदान हो सकता है, उसमें किसी भी तत्वों का आदान प्रदान हो सकता है, स्मॉल वैल्यू मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान हो सकता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनका आदान प्रदान हो सकता है। ऑक्सीजन, इट मीन्स परमिएबल टू वेस्ट, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, oxygen and carbon dioxide and exchanged with the tissue surrounding capillaries। एग्जाम्पल्स, उदाहरण के तौर पर ये घटित कहां पर होता है? उदाहरण के तौर पर लंग्स में, लीवर में, हर जगह। तो कितनी रक्त नालिकाओं की बात हुई? 3 की हो चुकी है। वाइडेस्ट आर्टरीज, रक्त कहाँ ले जाती है? हृदय से दूर, हृदय की तरफ नहीं, हृदय से दूर। कहां पर? शरीर में, शरीर के विभिन्न अंगों में। और वो एक ब्रांच आउट किस में हुई? आर्टियोल्स में। 2 शब्द हुए। तीसरा, वो किससे मिले? कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है? थिनेस्ट, सबसे थिनेस्ट है, सबसे सकरे हैं, 1 माइक्रोन इन डायमीटर। क्यों? क्योंकि वो परमिएबल है, जहां आदान प्रदान होता है सामग्री का, किसका? स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। अब आई कैपिलरी ज्वाइन इनटू वेन्यूल्स। तो कैपिलरीज मिली किसमें? वेन्यूल्स में। और वेन्यूल्स किस में मिले? वेन्स में। यानी वेन्स, वेन्स का छोटा रूप वेन्यूल्स है। यानी दोनों तरफ से, एक तरफ से आर्टरी की बात करें जो कि ब्लड को ले जाती है हृदय से दूर, एक तरफ हृदय की तरफ ले जाती है वेन्स। तो ब्रांच आउट आर्टरीज किस में हुई? आर्टियोल्स में। वेन्स कित में हुई? वेन्यूल्स में। और ये आर्टियोल्स और वेन्यूल्स दोनों ही मिले किससे है? बीच का भाग कैपिलरीज।
तो ध्यान रहे, ये 5 शब्द हमें ध्यान रहे: आर्टरीज, आर्टियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वेन्स। तो ये पूरी कहानी थी ब्लड वेसल्स की। और साइज अलग अलग है, बात हो चुकी है। अधिकतम 1 सेंटीमीटर हो सकता है, तो न्यूनतम 1 माइक्रोन की हो सकती है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कैपिलरीज। अब इस साइकिल को समझ ले हम, इस साइकिल को कि जो ये जो सर्कुलेशन घटित होता है, ये सर्कुलेशन घटित होता है, तो ये सर्कुलेशन घटित कैसे होता है? चक्र आपके सामने है, साइकिल इज इन फ्रंट ऑफ यू। हार्ट, हृदय से, देखिए सी माई कर्सर, हृदय से रक्त जाएगा आर्टरीज, आर्टरीज में, आर्टरी से जाएगा जो कि ब्रांच आउट होती है आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल से जाएगा कैपिलरीज में जो परमिएबल है, जहां पदार्थ का आदान प्रदान होगा, और यहां से जाएगा वेन्यूल्स में, और उसके बाद वेन्स में, और थ्रू वेन्स ब्लड गोज टू हार्ट। यानी हृदय से आर्टरीज के माध्यम से बाहर निकला रक्त, जो कि आर्टियोल्स में परिवर्तित हुआ, कैपिलरी जो कि परमिएबल है, शरीर में पहुंचाया, आदान प्रदान हुआ, जो भी हुआ एक ऑक्सीजनेशन होता है। इसके बाद वेन्यूल्स में, वेन्स में, हार्ट्स में चक्र है। एक सामान्य से एक चक्र बनाया हुआ है जिससे समझना आसान है। लेकिन अब जो सबसे एक, जिस पंप की एक सबसे बड़ी भूमिका है, जिस पंप की सबसे बड़ी भूमिका है उसकी बात कर लें, क्योंकि दिस इज ए मस्कुलर पंप एंड दैट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स की कल बात हो चुकी थी कि वॉलंटरी मसल्स थी, इनवॉलंटरी मसल्स थी और कार्डिक मसल्स थी। तो उनमें से कार्डिक मसल्स है, उससे हृदय में। तो मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन सर्कुलेट्स ब्लड एंड डिवाइड टू 4 चैम्बर्स। जो ये हृदय है, ये मस्कुलर पंप है, पहले भी बात हो चुकी है, अगेन आई रिपीट, दिस इज ए मस्कुलर पंप। पंप मींस दैट फ्लो, दैट पंप द ब्लड फॉरवर्ड एंड द सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, पूरे शरीर में, जिससे कि रक्त का परिवहन होता है। एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, और ये 4 चैम्बर्स में विभाजित होता है। इसका मतलब हमारे हृदय में 4 चैम्बर हैं, और इन 4 चैम्बर्स के नाम है लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो हमारे जो हार्ट के चैम्बर कितने हुए? 4। अगेन आई रिपीट, लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे, इसको डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं हार्ट के अलावा, अब जो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, I divided my presentation to different parts. At present I am on 6th point. ये प्रस्तुतिकरण को विभिन्न भागों में इसलिए विभाजित किया गया है कि all the parts are linked with each other, क्योंकि सारे के सारे भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि सारे भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको इस सीक्वेंस में प्रस्तुतिकरण किया गया है। क्लास इज गोइंग ऑन, क्लास चल रही है सैम, ठीक है ना? क्लास के बाद है, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिस ब्लड में, जिस रक्त में ऑक्सीजन है। तो फ्रॉम लंग्स, यानी ऑक्सीजनेशन, यानी कि हम रक्त ऑक्सीजन को ग्रहण कहां से करता है? लंग्स में ग्रहण करता है, क्योंकि हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, उसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैस मीन्स एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन लंग्स। तो लंग्स में हमने श्वास लिया, वी इनहेल, श्वास के माध्यम से जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में एंटर्स इनटू द लेफ्ट आर्टियम। तो फ्रॉम लंग्स, लंग्स से लेफ्ट आर्टियम में पल्मोनरी वेन्स द्वारा, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर्स इन द राइट आर्टियम फ्रॉम द वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा। लेकिन हो सकता है कि इन शब्दों से समझ में ना आया हो, अब डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। शरीर, शरीर से शुरू करते हैं। शरीर कार्य करता है, कार्य करता है
तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ध्यान दीजिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन, तो जो रक्त में ऑक्सीजन है उसका उपयोग कर लिया जाता है, तो वो रक्त कैसा हो जाता है, वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मीन्स जिसमें कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा यहाँ ये भी बात कर लें कि ऑक्सीजन का उपयोग क्यों होता है, कैसे होता है, क्या करते हैं, क्योंकि आप आसन करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, कपालभाति करेंगे, दुनिया भर के योगिक अभ्यास करेंगे, तो उन योगिक अभ्यास को करते वक्त भी तो ऑक्सीजन की खपत होगी हमारे शरीर में। तो उसके लिए ये जानना जरूरी है व्हाट इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, कि ऊर्जा के आकस्मिक स्रोत कौन से हैं। हम सब जानते हैं कि ऊर्जा, जब व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग, जब हम कोई भी कार्य तुरंत शुरू करते हैं हमें ऊर्जा चाहिए। मैं अभी बोल रहा हूं आप सबके सामने, इस सर्कमस्टांसिस में मैं आज वक्ता हूं और आप एक लिसनर है, आई एम स्पीकर एंड यू आर लिसनर। हो सकता है कल आप स्पीकर हो, मैं लिसनर हूं, तो मैं जो स्पीकर हूं बोल रहा हूं, तो बोलते वक्त ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा चाहिए तो कोई ना कोई सिस्टम ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो जो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो आकस्मिक स्रोत है ऊर्जा का, वो है एटीपी पीसी सिस्टम, जिसको कहा जाता है फॉस्फोजन सिस्टम। एटीपी और सीपी के माध्यम से ऊर्जा उत्पादित होती है। एटीसीपी का मतलब है, एटीपी का मतलब है एड्रोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और सीपी का मतलब है क्रिएटिन फॉस्फेट। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो ऊर्जा प्रदान की गई है, ये तो कुछ क्षण के लिए ऊर्जा रहेगी, कुछ 2 4 5 सेकंड तक की ऊर्जा, उसके बाद भी मैं काम कर रहा हूं या आप भी काम करेंगे तो ऊर्जा चाहिए। उसके बाद ऊर्जा प्रदान की जाती है ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम से। ग्लाइकोजन मींस द प्योर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो हमने कार्बोहाइड्रेट लिए, जो भी खाया, दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। तो वो ऊर्जा प्रदान की जाती है ग्लाइकोजन के द्वारा। क्यों? क्योंकि एटीपी पीसी द्वारा ऊर्जा प्रदान की गई समाप्त हो चुकी है। इट इज ए नेचुरल प्रोसेस। यह एक प्राकृतिक क्रिया है कि जितने भी ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स हैं, हमें क्यों चल रही है ये क्रिया क्यों घटित हुई, क्योंकि ऊर्जा चाहिए, काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, आसन करने के लिए ऊर्जा चाहिए, प्राणायाम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, सूर्य नमस्कार करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ये ऊर्जा चाहिए, तो ये ग्लाइकोजन जो भी है शरीर में, ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, वो प्रत्येक ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल 2 पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाता है अपने आप। मान लीजिए, परिकल्पना पूर्ण उदाहरण में, अगर मान लीजिए कि हमारे शरीर में कि 1000 ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये सीधे 2000 पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाएंगे। और ये पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल परिवर्तित होकर ये सेल में, कोशिका में प्रवेश करेंगे। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन है। तो ये पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ये ऊर्जा उत्पादित करते हैं। तो क्योंकि पायरिक एसिड के साथ ऑक्सीजन मिली तो ऑक्सीजन यूज हो गई, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, बिना ऑक्सीजन का हो गया। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बात ध्यान रहे, क्योंकि प्रत्येक ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल 2 पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल में परिवर्तित होता है, इसलिए पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को, सभी पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को, सभी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। जिसको ऑक्सीजन मिल गई, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, वो ऊर्जा में परिवर्तित हो गया और हम एनर्जेटिक, वी फील एनर्जेटिक, हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। और जिन जिनको नहीं मिला, दीज आर कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, और वो लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाती हैं। और लैक्टिक एसिड मिलते हैं, हम वी फील फटीग, थकान होती है, बस अब मेरे बस का काम नहीं, अब आगे मैं नहीं कर सकता, सूर्य नमस्कार की ओर सेट नहीं कर सकता, आसन और देर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन अधिक हो गया। इसलिए कि कम से कम लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो, उसके लिए जरूरी है कि मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन शुड बी सप्लाइड एट टिश्यू लेवल या सेल लेवल, यानी कोशिका या उत्तक स्तर तक अधिक ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। माइटोकॉन्ड्रिया में अधिक ऑक्सीजन स्टोर्ड हो, तो वो किसके द्वारा होगी? रिसर्च एविडेंसेस है, बाय प्रैक्टिसिंग प्राणायाम मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड एट टिश्यू लेवल। सो वी कैन से दैट, कंक्लूजन में हम कह सकते हैं, बाय योगिक प्रैक्टिसेस वी कैन डिले द फटीग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। योग अभ्यास से, प्राणायाम से हम थकान को देर तक दूर रख सकते हैं। क्यों? कि मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड एट टिश्यू लेवल। लेकिन बात तो दोबारा से, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन का, अब पूरी प्रक्रिया की बात की हमने, पूरी क्रिया की बात की कि ऑक्सीजन का यूज हो गया, कहाँ यूज हो गया? ऊर्जा के उत्पादन में। तो ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। देखिए डीऑक्सीजनेटेड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
राइट आर्ट्रियम में प्रवेश किया, राइट आर्ट्रियम में, डायग्राम के माध्यम से अभी मैं शो करूंगा, ये राइट राइट आर्ट्रियम में प्रवेश किया किसके द्वारा? इंफीरियर वेना, आईवीसी, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। इंफीरियर नीचे से लेता, सुपीरियर ऊपर से ब्लड लेता। वे हृदय से ऊपर भी अंग है हमारे, और हृदय से नीचे भी अंग है। नीचे का ब्लड किसके द्वारा जाएगा? ऊपर का ब्लड इसमें राइट आर्ट्रियम में कहां से जाएगा? दैट इज सप्लाइड बाय, दैट इज पंप्ड बाय, सॉरी, दैट इज सप्लाइड बाय इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा। और किसके माध्यम से? एक वॉल्व है, पुश करने के लिए कुछ वॉल्व तो चाहिए ना, और वो वॉल्व इज नोन एज ट्राइसोस्पिड वॉल्व। और अभी तक देखिए, शरीर से डीऑक्सीजनेशन हुआ ब्लड का, वो राइट आर्ट्रियम में पहुंचा, राइट आर्ट्रियम से में किसके माध्यम से? इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से, दोनों वेन्स हैं। और किस, कौन से वॉल के माध्यम से? ट्राइसोस्पिड वॉल के माध्यम से। फिर अब राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में रक्त पहुंच गया, और राइट वेंट्रिकल से कहा गया? पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, सेमिल्यूनर वॉल के माध्यम से लंग्स में पहुंचा, लंग्स में। और लंग्स में क्या हुआ? ऑक्सीजनेटेड हुआ। लंग्स में फिर उसने संग्रह कर लिया अपने साथ, रक्त ने किसका संग्रह? ऑक्सीजन का। और फिर ये ऑक्सीजन का उपयोग फिर हो गया बॉडी में, शरीर में, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। और तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है और हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो बात थी कि ऑक्सीजनेशन कहाँ हुआ? लंग्स में। डीऑक्सीजनेशन कहाँ हुआ? शरीर में। तो ये एक डायग्राम के माध्यम से इसको और अलग रूप में समझने का प्रयास करते हैं, इसको और अलग रूप में। सी डायग्राम, वो तो शरीर से शरीर तक की कहानी थी। अब उससे आगे की कहानी, लंग्स में क्या हुआ? रक्त पहुंचा लंग्स में, लंग्स में क्या हुआ? ऑक्सीजनेशन मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन के साथ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? अब ये गया लेफ्ट आर्टरियम में, किसके माध्यम से? पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से, वेन्स के माध्यम से, और बाइसोस्पिड वॉल के माध्यम से। और अब ये आरोटा के माध्यम से, सेमिन्यूलर वाव के माध्यम से बॉडी सर्कुलेशन टेक्स प्लेस, पूरे शरीर में परिवहन करता है। ये पूरे शरीर में इसने परिवहन किया, और पूरे शरीर में परिवहन करेगा मतलब हर सेल तक पहुंचेगा, हर टिश्यू लेवल तक पहुंचेगा। तो फिर वही कहानी घटित होगी, इसका उपयोग किया जाएगा शरीर में, किसके लिए? ऊर्जा के उत्पादन के लिए। तो फिर ब्लड, रक्त कैसा बन जाएगा? फिर दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड, और फिर यह आएगा लंग्स में, और लंग्स में ऑक्सीजनेशन टेक्स प्लेस। अब इसका ऑक्सीजनेशन होगा, इसमें ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये पूरी कहानी थी सर्कुलेटरी सिस्टम की। कोशिश की गई है कि संक्षिप्त रूप में आप सबके समक्ष प्रस्तुत की जाए एक इस सर्कुलेशन को। सर्कुलेशन ध्यान रहे, बात इसमें याद करने की क्या है? याद करने की केवल एक ही बात है, वी हैव टू रिमेंबर द सीक्वेंस ओनली, कि कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड गया, कहाँ गया, उसके बाद किस, उसके बाद कहाँ गया, किस वॉल के माध्यम से गया, किस पल्मोनरी वेन्स के कहाँ गया। तो ये पूरी एक सीक्वेंस, वी हैव टू फॉलो द सीक्वेंस। अब हाउ ब्लड इज सर्कुलेटेड, ब्लड सर्कुलेट कैसे करता है? हाउ ब्लड इज सर्कुलेटेड, बे कुछ तो कारण होगा ना। हम अपने घर के ऊपर टंकी क्यों बनवाते हैं? कि नल में पानी आ जाए। हम टंकी को सरफेस पे रख देना, सरफेस पे रख कर नल जोड़ दें तो आना चाहिए, नहीं आता। या फिर मोटर लगाते हैं, मोटर लगाने के बाद आगे बढ़ता है पानी। तो वही हृदय की बात है, वही हार्ट की बात है कि दिस इज सर्कुलेटेड ड्यू टू ब्लड प्रेशर, दिस सर्कुलेट ड्यू टू ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर दोनों तरह का है, सिस्टोलिक है, कॉन्ट्रेक्शन का है, डायस्टोलिक है, रिलैक्सेशन का है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक एज वेल एज डायस्टोलिक, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये पाया जाता है कि दैट इज मेजर्ड इन mmHg, यूनिट है mmHg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। एक हेल्दी इंडिविजुअल में ब्लड प्रेशर है, हम सब जानते हैं 80 to 120 mmHg। लेकिन एग्जैक्ट इस आइडियल ब्लड प्रेशर को एक बनाए रखना है तो टेढ़ा काम।
We suffer from high blood pressure as well as from low blood pressure, but by the help of yoga, रिसर्च एविडेंस शोज, रिसर्च के अनुसंधान कार्य सिद्ध करते हैं कि यहाँ ब्लड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए, ये जो पिछली कहानी थी, ये है एरोटा के माध्यम से, ये दो है, ये तो लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये वेना केवा के माध्यम से राइट आर्ट्रियम में आया, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, और फिर पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से वो बाहर चला गया। ऐसे वेन्स के माध्यम से ये अंदर ग्रहण किया। तो ये पूरा ये हृदय का एक डायग्राम आप सबके समक्ष बताया गया है। लेकिन एक बात और हमें ध्यान रहे, टुडे वी हैव टू कंप्लीट वन मोर सिस्टम। आज एक सिस्टम को और पूरा करना है, उसको भी एक अच्छा विस्तार से उसकी भी चर्चा करेंगे, इसलिए थोड़ी मेरी गति अधिक है। यदि सर्कुलेशन थ्रू 3 रूट्स, यह सर्कुलेशन है, यह रक्त संचार है, 3 विभिन्न रूट से घटित होता है। 3 विभिन्न रूट। पहला रूट कहलाता पल्मोनरी रूट। पल्मोनरी रूट याद रहे हमें, ये पल्मोनरी रूट है राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्ट्रियम तक। राइट, देखिए, राइट वेंट्रिकल से लेकर लेफ्ट आर्ट्रियम तक जो रक्त का जो रास्ता है, एक पाथ है, एक वे है, वो कहलाती है पल्मोनरी रूट। तो अब इस डायग्राम में देखिए कि राइट वेंट्रिकल कहाँ है और लेफ्ट आर्ट्रियम कहाँ है। देखिए, राइट वेंट्रिकल, ये तो राइट वेंट्रिकल हो गया, और ये हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, ये लेफ्ट आर्ट्रियम। यहां से लेकर रक्त का यहाँ का रूट कहलाता है पल्मोनरी रूट। दूसरा है सिस्टमैटिक रूट या सिस्टमैटिक सर्कुलेशन या सिस्टमैटिक रूट कहें। ये सिस्टमैटिक रूट है। सिस्टमैटिक रूट हम अपने मस्तिष्क में बैठा लें, राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट आर्ट्रियम तक, राइट वेंट्रिकल से लेकर लेफ्ट आर्ट्रियम तक पहुंचने के लिए रक्त जिस जिस रास्ते को तय करता है, वो पाथ, वो रास्ता, वो वे कहलाती है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब इस डायग्राम में देखिए, राइट वेंट्रिकल कहां पर है? राइट वेंट्रिकल तो सॉरी, उल्टा लिख दिया ये, इसमें दोनों में ही एक टाइपिंग मिस्टेक है, वो ठीक इसका अलग है। पोर्टल रूट है वेन्स से ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऑर्गन्स हैं, जो स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर है, उसमें उस रास्ते को तय करते हुए जो रक्त पहुंचता है वो कहलाता है पोर्टल रूट। दैट इज अ सेपरेट रूट ऑल्सो। इसके बाद अब मुख्य बातों की बात करें, वो तो आप हर किताब से मिल जाएगा कि कहीं से भी रूट तो एक, हमें तो रूट एक पैसेज तो याद रखना है कि यहाँ से रक्त यहाँ पहुंचता है, यहाँ से यहाँ पहुंचता है, मस्कुलर पंप करता है। लेकिन कुछ यौगिक इफेक्ट्स की बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ यौगिक प्रैक्टिसेस जो सबसे महत्वपूर्ण है, इफेक्ट ऑफ यौगिक प्रैक्टिसेस। सबसे पहले इफेक्ट ऑन रेस्टिंग हार्ट रेट, पहले बता चुका हूं। वेरियस रिसर्च स्टडी हैव शोन दैट, बहुत से एक रिसर्च स्टडीज दर्शा चुकी हैं कि रेस्टिंग हार्ट रेट, हमारे हृदय की जो गति है, वो स्लो डाउन होती है बाय द हेल्प ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस, स्पेशली बाय द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन में भी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, चाहे प्राण धारणा की बात करें, मीन्स कंसंट्रेटिंग ऑन द ब्रेथ, चाहे विधारणा की बात करें, चाहे प्रखर धारणा की बात करें, तो या मॉडर्न जो दूसरे मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस हैं, चाहे सहयोग मेडिटेशन की बात करें, चाहे सुदर्शन क्रिया की बात करें, चाहे महर्षि महेश योगी जी के ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन की बात करें, किसी भी मेडिटेटिव प्रैक्टिस बात करें, रेस्टिंग हार्ट रेट गोज डाउन। दूसरा प्रभाव पड़ता है इफेक्ट ऑन स्ट्रोक वॉल्यूम। अब प्रश्न उठा कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, स्ट्रोक की व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by the heart in a single stroke, in a single beat। यानी हमारा हृदय एक बार धड़कने में जितने रक्त को आगे बढ़ाता है, वो कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। हृदय किसका बना है?
कार्डिक मसल्स का। और मसल्स की टेंडेंसी होती है कि मसल्स को जितना उपयोग हम करेंगे, जितना उसका उपयोग करेंगे तो उस वो स्ट्रेंथन होगी। तो कार्डिक मसल्स भी है। तो हम पोजिशंस को जैसे कपाल भाती करते हैं, वी एक्सर्ट प्रेशर, तो उसका प्रेशर कार्डिक मसल्स पर भी पड़ता है। तो कार्डिक मसल्स की थिकनेस बढ़ती है, कार्डिक मसल्स की थिकनेस बढ़ेगी तो कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन स्ट्रोंग होगा। संकुचन, एक तो हृदय एक कमजोर मसल से, कमजोर कार्डिक मसल से धड़के, और एक स्ट्रॉन्ग कार्डिक मसल्स द्वारा धड़के, तो मोर अमाउंट ऑफ ब्लड कैन बी पंप, एक लेमन की भाषा में, कि मोर अमाउंट ऑफ ब्लड कैन बी पंप्ड, जिससे कि स्ट्रोक वॉल्यूम में वृद्धि होगी। एक और इसमें कहानी है स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ साथ, एक और बात आप ध्यान रखें, एक लंबे एक अवधि तक कोई भी योग का अभ्यास करता होता है, उसका हार्ट का साइज भी बढ़ जाता है। अब प्रश्न उठा कि ऐसा क्यों भी, हार्ट का साइज कैसे बढ़ा? हार्ट है किस, हृदय किससे के अंदर है क्या? हृदय के अंदर या तो वॉल्स है, कार्डिक वॉल्स मीन्स कार्डिक मसल्स के वॉल्स, या चार होलो पार्ट है, खाली भाग है। खाली भाग, दो आर्ट्रियम थे, लेफ्ट आर्ट्रियम राइट आर्ट्रियम, दो वेंट्रिकल थे लेफ्ट, तो दो आर्ट्रियम है दो वेंट्रिकल। तो हृदय का यदि साइज बढ़ेगा तो वो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो जो होलो पार्ट है अंदर का, वो होलो पार्ट बढ़े, जो अंदर का खोखला भाग है जो दो आर्ट्रियम या दो वेंट्रिकल्स के रूप में है, या तो वो बढ़े, या दूसरा होगा कि जो हार्ट की जो वॉल्स हैं जो कि कार्डिक मसल्स की बड़ी है, तो वॉल की थिकनेस बढ़े। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका तो है नहीं हार्ट के साइज बढ़ने का। अब प्रश्न उठता है कि हमारे योग करने से हमारे हृदय का जो आकार बढ़ता है, वो जो रिसर्च एविडेंसेस कहते हैं, वो होलो पार्ट के बढ़ने से बढ़ता है या वो कार्डिक मसल्स की थिकनेस से? दैट विल डिपेंड ऑन द एक्टिविटी दैट वी परफॉर्म। वो निर्भर करेगा कि हम किस प्रकार की गतिविधि आयोजित करते हैं, मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भाग लेते हैं। मान लीजिए हम सूर्य नमस्कार करते हैं, मान लीजिए, लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक उदाहरण के साथ समझने का प्रयास कर रहे हैं। इफ वी प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार, यदि हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, तो यदि उसके रिपीटिशंस अधिक लगाते हैं, रिपीटिशंस मान लीजिए कि रिपीटिशंस हमने लगाए 200 300 400, है ना, कई हैबिचुअल होते हैं, कोई हठ योगी, यस आई डू 100 टाइम्स 200 टाइम्स 300 टाइम्स, तो उस दशा में हार्ट रेट बढ़ जाएगी ड्यूरिंग सेशन, ड्यूरिंग सूर्य नमस्कार सेशन, सूर्य नमस्कार के सत्र के दौरान। ड्यू टू इंक्रीज इन द हार्ट रेट, मोर प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द हार्ट, जो हार्ट की वॉल है उस पर अधिक प्रेशर एक्सर्ट होगा, क्रिएट होगा। अधिक प्रेशर क्रिएट होगा तो बाहर की तरफ मुंह करेंगे तो धीरे धीरे प्रक्रिया घटित होती रहेगी। उससे जो हॉलो पार्ट है, जो वेंट्रिकुलर कैविटी है, तो उसका साइज बढ़ जाएगा। वेंट्रिकुलर कैविटी का साइज बढ़ने के कारण हृदय का आकार बढ़ सकता है। इफ वी डू प्रैक्टिसेस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट। अब बात करते हैं, इफ वी परफॉर्म द आसनास विद स्ट्रेंथ, यदि ताकत के साथ आसना करें, स्ट्रेंथ, तो देखिए हम ब्रेथ को रोकते भी हैं। आसन जैसे मयूरासन किया, मयूरासन करते हैं तो वी होल्ड द ब्रेथ फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो जब ब्रेथ को होल्ड करते हैं तो प्रेशर इज ऑल्सो एक्सर्टेड ऑन कार्डिक मसल्स ऑल्सो, और कार्डिक मसल्स की टेंडेंसी है, जितना यूज करोगे, जितना उसको संकुचन करोगे, जितना कठोरता से संकुचन करोगे, उसका साइज बढ़ेगा। तो यदि स्ट्रेंथन टाइप ऑफ एक्टिविटी योगी का अभ्यास करते हैं तो कार्डिक मसल की थिकनेस के बढ़ने के कारण हार्ट का साइज बढ़ेगा। यदि हम एक्टिविटी करते हैं दूसरे वाले की, जो उसकी लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी जिसमें कि हार्ट रेट बढ़ती है, उस दशा में वेंटिकुलर कैविटी के साइज बढ़ने के कारण हृदय का आकार बढ़ता है। अगला हुआ इफेक्ट ऑफ, इफ सॉरी ऑफ नहीं है, ऑन है, अभी मैंने टाइप किया तो गलती है। इफेक्ट ऑन कार्डिक आउटपुट। अब कार्डिक आउटपुट को समझ लें कि ये कार्डिक आउटपुट क्या है। कार्डिक आउटपुट क्या है? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट
इन ए सिंगल मिनट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रत्येक झटके में अलग अधिक रक्त आगे बढ़ेगा, तो कार्डिक आउटपुट तो अपने आप बढ़ेगा ही ना। एक हेल्दी हार्ट की, एक स्वस्थ हृदय की निशानी है कि उसका कार्डिक आउटपुट भी अधिक होगा, उसका कार्डिक आउटपुट। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इफेक्ट ऑन इम्यूनिटी। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब प्रश्न उठा कि सर्कुलेटरी सिस्टम का इम्यूनिटी से रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ क्या संबंध। देखिए, इम्यूनिटी है, वी आर फेसिंग कोविड-19 पेंडेमिक। हम सब एक कोविड-19 की विश्वव्यापी महामारी का सामना कर रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं। और अभी तो टीके का इजाद हुआ है, वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन फिर भी काफी हद तक, टू ए ग्रेट एक्सटेंड वी डिपेंड ऑन आवर इम्यूनिटी। फिर भी काफी हद तक आज भी हम अपनी इम्यूनिटी पर, हम अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता पर निर्भर हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़े। तो रोग प्रतिरोध क्षमता, हमारी इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक तो इनेट इम्यूनिटी है और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी है जो कि जन्म से ही एक हमने लेकर पैदा हुए, इनेट इम्यूनिटी दैट रिमेन्स थ्रू आउट द लाइफ। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के तो दो ही तरह के हैं, या तो कोई बीमारी हमें ग्रसित कर दे तो उसकी एंटीबॉडीज बन जाए, या टीका लगा दें जिससे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी है कि कोविड-19 का वैक्सीनेशन लगाया तो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने ग्रहण की, एक्वायर की, बाहर से ग्रहण की। लेकिन इनेट इम्यूनिटी की बात करते हैं, इनेट इम्यूनिटी टू ए ग्रेट एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स मीन्स व्हाइट ब्लड सेल्स, दैट डिपेंड्स ऑन न्यूट्रोफिल्स, दैट डिपेंड्स ऑन बेसोफिल्स, दैट डिपेंड्स ऑन इएसनोफिल्स। ब्लड सेल्स पर निर्भर करती है, जिनमें से और भी हैं, लेकिन ये जो, इफ एनी फॉरेन सब्सटेंसेस अटैक ऑन आवर बॉडी, इफ एनी इन्वेडर्स अटैक ऑन आवर बॉडी, कोई भी बाहरी आक्रमणकारी, किसी भी जीवाणु किसी भी रूप में हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं, तो हमारी इनेट इम्यूनिटी, उनका कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई वायरस ने प्रवेश किया, कोई एलर्जी हुई, कुछ भी हुआ, तो ये चाहे ल्यूकोसाइट्स की बात करें, या हमें न्यूट्रोफिल की बात करें, या बेसोफिल की बात करें, या यूसोफिल की बात करें, ये दीज आर लाइक आवर सोल्जर्स, ये हमारे सैनिक हैं। ये सैनिक उन इन्वेडर से, उन आक्रमणकारियों से लड़ते हैं। तो रिसर्च स्टडीज कहती हैं कि, रिसर्च स्टडीज रिवील दैट द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स इंक्रीजेस। तो इनमें नंबर बढ़ेगा तो हमारे सोल्जर्स, हमारे सैनिक बढ़ेंगे, तो अपने आप ही आक्रमणकारियों का ठीक रूप से मुकाबला कर सकते हैं, लेमैन की भाषा में तो ये बात। अब एक सबसे अब तक के वक्तव्य का सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप nowadays several clinical studies have been conducted in योग। योग में आजकल बहुत क्लिनिकल स्टडीज आयोजित की जा रही हैं, क्लिनिकल रिसर्चेस। शोधार्थी, अनुसंधानकर्ता यह ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं बार बार कि ऐसा किस योग सत्र का निर्माण करें जिससे कि इम्यूनिटी बढ़े। तो आई हैव गॉन थ्रू सेवरल स्टडीज। तो दो ऐसे अध्ययन, क्लिनिकल रिसर्चेस पाए गए हैं अभी दो, जिन्होंने कहा कि यस, बाय द हेल्प ऑफ योग वी कैन इंक्रीज द इम्यूनिटी, वी कैन इंप्रूव और इम्यूनिटी, हम अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठा कि रोग प्रतिरोध क्षमता को तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभ्यास कैसा करें। सबसे मुख्य बात तो है, सबसे एक मुद्दा, जो महत्वपूर्ण मुद्दा तो है कि किस प्रकार के योग सत्र का निर्माण करें जिससे कि ल्यूकोसाइट्स बढ़े, न्यूट्रोफिल्स बढ़े, बेसोफिल्स बढ़े, एसिनोफिल बढ़े, जिससे हमारी, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, रक्त में संचार करते हैं, और जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता में वृद्धि हो। तो अनुसंधानकर्ताओं ने सुझाया है, अनुसंधानकर्ताओं ने बताया है कि हमें अकेले आसन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, ना अकेले शुद्धि क्रियाओं पर निर्भर रहना चाहिए, ना अकेले सूर्य नमस्कार पर निर्भर रहना चाहिए। तो उन्होंने सजेशन दिया है कि इस तरह के योग सत्र का निर्माण करना चाहिए। वी शुड प्रिपेयर ए योग सेशन, हमें एक ऐसे योग सत्र का निर्माण करना चाहिए जिसमें
आसना शुड बी एसेंशियली इंक्लूडेड, अनिवार्य रूप से कुछ आसन भी, आसन सजेस्ट नहीं किए कौन सा आसन, आसन, उसमें 1 और 2 3 प्राणायामा शुड बी इंक्लूडेड, जिसमें 2 3 प्राणायामा के प्रैक्टिसेस भी, और मेडिटेशन। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकाला गया है कि इम्यूनिटी पर यदि तीनों का मिश्रित क्यूमुलेटिव इफेक्ट अधिक पड़ता है, अकेले आसन करेंगे तो उतना अच्छा असर नहीं पड़ेगा, अकेला प्राणायाम करेंगे तो उतना अच्छा असर नहीं पड़ेगा, अकेला ध्यान करेंगे तो उतना अच्छा, तो तीनों मिलकर एक सार्थक प्रभाव छोड़ते हैं इम्यूनिटी पर, हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता पर। तो इसलिए ध्यान रहे, हम जब भी किसी योग सत्र का निर्माण करते हैं उसमें तीनों सेक्शन से, तीनों क्षेत्रों से, आसन से भी, प्राणायाम से भी और मेडिटेशन से भी हमारा भाग्य अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए। दीज आर नॉट माई इन्वेंशंस, दीज आर नॉट माई वर्ड्स, ये मेरे शब्द नहीं है, दीज आर द वर्ड्स आई हैव टेकन फ्रॉम द रिसर्च एविडेंसेस आई हैव, एंड दीज रिसर्च पेपर्स आर अवेलेबल ऑन एनी सर्च इंजन। आप किसी में भी, किसी भी सर्च इंजन पर, गूगल सर्च, याहू सर्च, कहीं भी आप करेंगे, टाइप कीजिए इफेक्ट ऑफ योग ऑन इम्यूनिटी, तो काफी आपके पास पब्लिकेशंस मिलेंगे जिसमें ये सुझाव दिया गया है कि तीनों प्रकार के अभ्यास मिलकर अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं। एक और बात, हम अभ्यास करते वक्त एक गलती करते हैं कई बार, खासकर हठ योग में। हठ योग मीन्स फोर्सफुल योग, हठ योग, हठ योग में एक मान्यता है कि हम जितना अधिक अभ्यास करेंगे, जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही शरीर मजबूत होगा। हाँ अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन हम तो आज के परिप्रेक्ष्य की बात करें, कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य की बात करें, तो जहां की हमारा उद्देश्य है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना, तो कोई भी विग्रस अभ्यास करते हैं, हठ योग तो विग्रस है ना, कठोर अभ्यास है, कोई भी विग्रस अभ्यास करते हैं, उदाहरण के तौर पर 500 रिपीटेशन सूर्य नमस्कार के लगा देना, एक विग्रस एक्सरसाइज है ना, विग्रस प्रैक्टिस हो गई ना, विग्रस अभ्यास हो गया। तो ये अगर विग्रस अभ्यास करते हैं, एक कठोर अभ्यास करते हैं और विद हाई इंटेंसिटी, जिसकी गति बहुत तेज है, तो रिसर्च एविडेंसेस कहती हैं कि अगले 2 से 72 घंटे शरीर बड़ा संवेदनशील रहता है। इट मीन्स इन दैट इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म कैन अटैक ऑन आवर बॉडी, कि जो भी आक्रमणकारी जीवाणु है वो बहुत आसानी से हमारे शरीर पर अटैक कर सकते हैं। इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि हमें यदि हठ योग अभ्यास करते हैं, हम प्रैक्टिस में हैं इस तरह की में, तो वी शुड नॉट प्रैक्टिस विद हाई इंटेंसिटी, वी शुड प्रैक्टिस विद ए मॉडरेट इंटेंसिटी। और दूसरी तरफ यदि लो इंटेंसिटी से करेंगे तो उसका इम्यूनिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और हाई इंटेंसिटी से करेंगे तो ओपन विंडो होगी, जो 2 से 72 घंटे है, शरीर 2 से 72 घंटे बड़ा संवेदनशील है, उस समय बहुत ही आसानी से आक्रमणकारी अटैक कर सकते हैं। तो ना लो इंटेंसिटी से करें ना हाई इंटेंसिटी से करें, वी शुड प्रैक्टिस योग सेशंस, योग सत्रों का अभ्यास हम मॉडरेट, मध्यम इंटेंसिटी, मध्यम गति के साथ करना चाहिए। आज के दिन जहां पर हमारा उद्देश्य है हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना। लास्ट पार्ट इसका आपके सामने, इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर, पहले भी जो एक बता चुके हैं कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक 80 to 120 mmHg होता है। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों ही प्रकार के उसमें अच्छा योग पाया गया है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस भी दिए गए हैं, सावधानियां भी हैं कि सम आसना शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन केस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, फॉर एग्जाम्पल शीर्षासन एक्सेट्रा, तो वी शुड टेक केयर अबाउट दैट। लेकिन इसमें विदाउट प्रिकॉशंस और विदाउट अंडर द गाइडेंस ऑफ एनी एक्सपर्ट वी शुड अवॉइड दीज। अगर ब्लड प्रेशर से संबंधित किसी योग सत्र का निर्माण करना है तो किसी योग एक्सपर्ट के अंडर ही करना चाहिए, अपने आप ऐसा नहीं कि हर प्रैक्टिस सकारात्मक प्रभाव नहीं छोड़ेगी। इसमें कुछ ऐसे भी अभ्यास हैं जो ब्लड प्रेशर है तो और भी बढ़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये भी एडवाइस किया गया, ब्लड प्रेशर है तो वी शुड प्रैक्टिस प्राणायाम विदाउट कुंभक नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए। यू आर मैच्योर एनफ, यू आर नॉलेजेबल एनफ, आप बहुत ज्ञानवान है, सभी जानते हैं क्या क्या करना क्या नहीं करना है, लेकिन बस वी शुड प्रैक्टिस इन ए स्पेसिफिक वे, हमें विशेष रूप से अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक अभ्यास प्रत्येक प्रकार की व्याधियों के लिए उपयुक्त नहीं है। सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, योग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम।
एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेशन ऑफ फूड, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के आपके सिलेबस में फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कार्य कौन कौन से हैं, पाचन तंत्र के कार्य कौन कौन से हैं आप सबके सामने। इंजेक्शन, निगलना, इंजेक्शन करते हैं, लेना, डाइजेशन पाचन करना, एब्जॉर्प्शन सोखना, एसिमिलेशन और इजेक्शन निकाल देना। तो इन सब की बात करेंगे, हाउ इंजेक्शन इज टेक प्लेस, हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस, हाउ एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, हाउ एसिमिलेशन एंड इजेक्शन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये प्रक्रियाएं घटित होती हैं, यानी खाना खाने से लेकर उत्सर्जन तक, दैट इज ए पार्ट ऑफ digestive system, alimentary canal, and this starts from mouth and ends at anus. माउथ से लेकर एनस तक जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। अब सब डिवाइडेड इनटू टू, यह दो भागों में विभाजित किया गया, हमारे पाचन तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड भी जो मदद करते हैं डाइजेशन में, पाचन में, इसलिए इसमें रखे गए हैं। एलिमेंट, इस रूट को पहले ध्यान दे लें। एलिमेंट्री कैनाल मींस ओरल कैविटी से शुरू हुआ, मुंह से शुरू हुआ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या क्या आएगा, हमारा माउथ है, मुंह है, लिप्स है, होठ है, हमारी टंग है, जीभ की उपयोगिता भी है, और टिथ दांतों की उपयोगिता है। नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं। हम सब जानते हैं कि हम व्हेन इंजेक्शन टेक्स प्लेस, जब हम कुछ ग्रहण करते हैं, उसमें मुंह की भी की उपयोगिता भी है, इंक्लूडिंग लिप्स की भी उपयोगिता है, टंग की उपयोगिता है, दांतों की उपयोगिता है। उसके बाद फूड पाइप है, आगे फेरेक्स है, फिर स्टमक से पहले का जो हिस्सा है एसोफेगस है, उसके बाद स्टमक पेट में पहुंचा खाना, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन विभिन्न भाग हैं, उसके ड्यूजोनम है, जेजुनम है और इलियम है। उसके बाद खाना पहुंचा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के भी एक कॉजम है, कॉलन है, कॉलन भी तीन है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, ट्रांसवर्स है और रेक्टम है। और इसके बाद एक्सक्रेशन टेक्स प्लेस, उत्सर्जन हो जाता है। तो वी हैव टू फॉलो वी हैव टू रिमेंबर दिस सीक्वेंस कि फ्रॉम ओरल कैविटी टू रेक्टम, ओरल कैविटी से लेकर रेक्टम तक का रूट विस्तार से चर्चा करेंगे इसके। दूसरी तरफ है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से हैं? पहला है पैरोटिड है, सबमैक्सिलरी है और सबलिंगुअल है। उसके बाद लीवर भी द लार्जेस्ट ग्लैंड है डाइजेशन में, जिसके मेन भूमिका, और पेनक्रियाज भी है, पेनक्रियाटिक जूस जो सिक्रेट करता है। ये तो सब डिवीजन था, एक टेबुलर फॉर्म में, एक तालिका के रूप में आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। एक तरफ पूरा एलिमेंट्री कैनाल, अगेन आई रिपीट, दोबारा दोहराता हूं, कि जो कि ओरल कैविटी से लेकर रेक्टम तक, और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड जो पहले पैराटिड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल, लीवर और पेनक्रियाज। अब इस पे धीरे धीरे विस्तार से चर्चा करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल क्या है? मस्कुलर ट्यूब है, यानी मांसपेशी की बनी हुई ट्यूब है। स्टार्ट फ्रॉम माउथ, मुंह से शुरू होती है, एंड्स एट एनस, और एनस गुदा द्वार तक ये है। लेंथ इज इन हेल्दी इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति विशेष में यह रास्ता 8 से 10 मीटर लंबा है। माउथ से एनस तक का जो पाथ है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल, उसकी लंबाई है, द लेंथ इज इन बिटवीन 8 to 10 मीटर्स एंड स्लाइटली क्वाइल्ड, और बीच छल्लों के रूप में है, क्वाइल्ड है कुछ स्थानों पर, कुछ रीजन्स पर। क्वाइल की तरह क्यों है? क्योंकि खाद्य पदार्थ को, भोजन को आगे बढ़ाना है, तो क्वाइल शेप है, वो उसमें मदद करता है आगे बढ़ाने में। तो इतना ध्यान रहे, कहां से कहां तक, माउथ टू एनस, लेंथ 8 to 10 मीटर्स। तीसरी बात, इट इज स्लाइटली क्वाइल्ड, ये कुछ जगहों पर क्वाइल्ड है, हर जगह नहीं, क्वाइल्ड। और इस डायग्राम में दिया गया है, दिस इज नोन, दिस इज एसोफेगस, दिस इज स्टमक, और दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये नई बात नहीं, आप सब जानते हैं। लीवर की बात करते हैं शुरू में। लीवर की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दिन लीवर डिसऑर्डर्स बहुत अधिक हो रहे हैं। लीवर भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट क्यों है,
यह भी अपने आप में एक प्रश्न उठता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट क्यों है? दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये शरीर का लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट्स वेट इज अबाउट 1.5 kg। हेल्दी इंडिविजुअल में इसका वेट है 1 किलो 500 ग्राम के लगभग। दिस सीक्रेट्स बाइल, दिस सीक्रेट बाइल जूस। बाइल जूस में ध्यान रहे, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होते। दिस डज नॉट कंटेन एंजाइम। एंजाइम नहीं है, फिर भी दिस हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये तो डाइजेशन में के प्रोसेस में हेल्प करता है, लेकिन इसमें कोई एंजाइम नहीं पाए जाते। और सबसे दिस फंक्शन में इट्स फंक्शंस आर, दिस रेगुलेट ब्लड शुगर, दिस रिमूव्स एक्सेस अमीनो एसिड्स फ्रॉम द बॉडी, एंड दिस ऑल्सो डिस्ट्रॉय डेड आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स जो डेड होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है, खत्म कर देता, शरीर में रहने नहीं देता। लेकिन एक बात और जो यहाँ मेंशन नहीं की गई है, उस बात का भी हम सबको ज्ञान होना चाहिए कि दिस ग्लैंड मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। आपने एक स्वास्थ्य की एक परिभाषा सुनी होगी। एक तो WHO की स्वास्थ्य की परिभाषा, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक परिभाषा दी थी 1948 में कि हेल्थ वो दशा है कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल रूप से बीमारी का अनुपस्थिति, अच्छा स्वास्थ्य नहीं। और बाद में लेटर WHO ने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट और इमोशनल एस्पेक्ट भी जोड़ दिए। लेकिन इसके, क्योंकि लीवर की बात कर रहे हैं, लीवर की बात क्यों कर रहे हैं, परिभाषा शुरू की हमने, तो एक परिभाषा हमने आयुर्वेद की भी सुनी होगी, सम दोष है, समाग्निश्च, सम धातु मलक्रिया, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यादि। सम दोष, दोष कितने, वात पित्त कफ। सम दोष समाग्निश्च, समानता पर आधारित है, बैलेंस। समाग्निश्च कि मैं मतलब कि अग्नि प्रज्वलित होती है हमारी नाभि में, वो अधिक होगी तो डाइजेशन एसिडिक होगा, अगर वो कम होगी मींस बाइल, कुल मिलाकर बाइल जूस ही तो है, अगर कम होगी तो स्लगिश डाइजेशन होगा। तो कुल मिलाकर जो हम कह रहे हैं ना कि अग्नि बहुत अधिक प्रज्वलित ना हो, नाभि में अग्नि कम भी ना हो, ऑप्टिमल लेवल तक हो, तो दैट हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। वो हीट प्रोड्यूस कौन कर रहा है, लीवर प्रोड्यूस कर रहा है। इट मींस द बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बाय लीवर। तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है जो हमारी जो उस परिभाषा का एक संतुलन इस पर निर्भर करता है कि समाग्निश्च यानी अग्नि का प्रज्वलन, अग्नि की उत्पत्ति समान हो, अधिक ना हो, कम ना हो, ऑप्टिमल हो। तो ये लीवर की बात की हमने। लीवर के बाद फंक्शंस और भी हैं। दिस स्टोर आयरन, आयरन स्टोर करता है, स्टोर्स कॉपर, कॉपर स्टोर करता है, स्टोर सेवरल विटामिन, कुछ विटामिन को भी स्टोर करके रखता है। इट प्रोड्यूसेस आरबीसी इन एम्ब्रियोज एंड बोन मैरो। इट प्रोड्यूसेस फाइब्रिनोजेन। जो ब्लड क्लॉटिंग है, कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉट में एक, जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग वो रक्त निकलना बंद हो जाए और उस पर एक परत जम जाए, दैट इज नोन एज ब्लड क्लॉटिंग। उसमें फाइब्रोनजिन की विशेष भूमिका रहती है, वो भी। इट प्रोड्यूसेस हेपेरिन आल्सो। दिस रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम आल्सो। डिटॉक्सिफाई, सबसे महत्वपूर्ण बात, डिटॉक्सिफाई करता है, जहरीले पदार्थों को नष्ट करके शरीर से निकालता है। कुछ मान लीजिए कोई पॉइजनस चीज हमारे शरीर में जाती है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर पड़ेगा, लीवर पर पड़ेगा, क्योंकि डिटॉक्सिफाई उसको उसको डिटॉक्सिफाई किसको करना है, लीवर करना है, लीवर को अधिक बल पड़ेगा। और दिस प्रोड्यूसेस हीट, पहले चर्चा हो चुकी है कि ये हीट प्रोड्यूस करता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। अब पेनक्रियाज की बात कर लेते हैं कि पेनक्रियाज की क्या भूमिका है। पेनक्रियाज मीन्स दैट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा था, लीवर। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, पेनक्रियाज। दिस सीक्रेट्स पेनक्रिएटिक जूस। ये पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है, और इस पेनक्रिएटिक जूस में हैविंग वैरायटी ऑफ एंजाइम्स, इसमें एंजाइम्स की वैरायटी ऑफ एंजाइम्स है। दीज वर्क ओनली इन एन एल्कलाइन मीडियम। इट मीन जो
एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय बाइल जूसेस इन लीवर। और अगला है अब मैकेनिज्म, ये मेन आपके सिलेबस की बात है, मैकेनिज्म है, ये कहां से होता है, कैसे होता है, इसको संक्षिप्त में इसकी चर्चा करते हैं। इंजेशन, इंजेशन मीन्स ग्रहण करना, हमारी ग्रहणशीलता, खाने की ग्रहणशीलता, भोजन की ग्रहणशीलता, फीडिंग, फीड करना। कॉल्ड कॉल्ड एक्वाइजेशन, इंजेशन, एक्वाइजेशन मीन्स ग्रहण किया भोजन। अगला है इंजेक्शन के बाद डाइजेशन हुआ। डाइजेशन मीन्स इसमें जो मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन है, जो मैकेनिकली और केमिकली ब्रेकडाउन है, इंजेस्टेड फूड, जो फूड इंजेस्ट किया मीन्स फूड टेक किया, हमने लिया, एंड जो स्टार्ट फ्रॉम द माउथ अप टू स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये डाइजेशन देखिए, ये जो रूट शुरुआत हुई थी, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ टू एनस, तो उसमें कहां पर इंजेक्शन हुआ, कहां पर डाइजेशन होता है। डाइजेशन कहां से शुरू हुआ, मुंह से ही डाइजेशन शुरू होगा, मुंह से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेशन की प्रक्रिया घटित होगी, पाचन की प्रक्रिया घटित होगी। कैसे घटित होगी, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है कार्बोहाइड्रेट के, जो हमारे शरीर में जो खाना खाया है उसमें प्रेजेंट है खाने में, ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट के, जो कि खाने में उपस्थित हैं, ये डाइजेस्ट किए जाते हैं, पाचन किया जाता है, जैसे कि एमलेज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज वगैरह का, इन कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ जो प्रोटीन की मात्रा हम लेते हैं, भाई खाने में अकेले कार्बोहाइड्रेट तो लेते नहीं, हम कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं, फैट भी लेते हैं, विटामिन भी लेते हैं, मिनरल्स भी लेते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट तो डाइजेस्टेड बाय दीज, एंड प्रोटीन्स आर स्प्लिट बाय, उनका स्प्लिट हुए मीन्स दीज आर चेंज्ड बाय प्रोटेसिस। जैसे कि उदाहरण है किसके द्वारा, पेप्सिन के द्वारा, रेनिन के द्वारा, ट्रैप्सिन के द्वारा, चाइमोट्रैप्सिन के द्वारा, पेप्टिडेजिस के द्वारा। तो अभी तक दो की बात हो गई कि कार्बोहाइड्रेट का कैसे होगा, प्रोटीन का कैसे होगा। फैट्स एंड लिपिड्स, तीसरा फैट्स या दूसरे लिपिड्स हैं वो these are broken down by lipases, ये lipases के द्वारा broken down, these are changed or converted by the help of lipases। तो पूरी प्रक्रिया की बात करते हैं, पूरी प्रक्रिया इनसाइड माउथ, मुंह में खाना पहुंचा। ये स्लाइड बनाई गई है कि लेमैन के हिसाब से कि इनसाइड माउथ खाना मुंह में पहुंचा, सलाइवा है, लार है, उसने मॉइस्टन किया, नमी प्रदान की खाने को, केमिकल डाइजेशन शुरू हुआ जिसको कहा जाता है डीकंपोजिशन शुरू हुआ स्टार्च का, बाय किसके द्वारा, एमलेज एंजाइम के द्वारा, जिसको कहा जाता है पेट्रोलिन टू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अब डाइजेस्ट नहीं हुआ, पार्शली डाइजेस्टेड फूड, अब आंशिक रूप से जो डाइजेस्टेड फूड है, यानी इनसाइड माउथ डाइजेशन तो हुआ लेकिन आंशिक डाइजेशन है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, ये एसोफेगस के द्वारा, जो कि फूड पाइप के द्वारा स्टमक में पहुंचा, पेट में पहुंचा, और यहां पर गैस्ट्रिक जूस है स्टमक में, जैसे कि कौन कौन से, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पाई जाती है, जिसमें पेप्सिन भी है, दूसरे एंजाइम है, ये वहां पहुंचा, वहां रिएक्शन हुआ। उसके बाद पहुंचा फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अलग अलग भागों में भी अलग अलग पाचन की अलग अलग प्रतिक्रियाएं घटित होती हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है इंटेस्टाइन का, जिसको कहा जाता है ड्यूजोनम, वो एक्ट करता है, कार्य करता है अपना, बाइल जूस जो लीवर ने है वहां उसके साथ, पेनक्रिएटिक जूस पेनक्रिया से निकला, यानी कि वो इंटेस्टाइन में जो घटित होगा जो पाचन, वो बाइल जूस जो निकला है लीवर से और पेनक्रिएटिक जूस जो प्रदान किया है पेनक्रियाज ने, उसके साथ रिएक्ट करेगा। जो वॉल है, जो परतें हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, जिसको कहा जाता है इलियम, वो पोर सम एंजाइम फॉर डाइजेशन, वो कुछ पोर सम एंजाइम्स फॉर डाइजेशन, कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रदान करते हैं जो डाइजेशन में उपयोगी होते हैं। अब माउथ से पहुंचा था स्टमक में एसोफेगस के द्वारा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में ड्यूडेनम में है। इसके बाद जो एंजाइम्स हैं पेनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन के,
जो डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ये स्मॉल इंटेस्टाइन और पैनक्रियाज के जो एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर देते, ध्यान दीजिए, वो कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में और ग्लैक्टोज में, और प्रोटीन्स को परिवर्तित कर देंगे अमीनो एसिड्स में, और फैट को डाइजेस्ट कर देंगे फैट ड्रॉपलेट्स में, ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड्स में। तो ये कहां घटित हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में के एंजाइम्स के द्वारा और पैनक्रियाज के एंजाइम्स के द्वारा ये घटित हुआ। आगे बढ़ा खाना, अब एब्जॉर्प्शन, अब सोखना शुरू हुआ क्योंकि ऊर्जा के लिए चाहिए। तो जो डाइजेस्टेड फूड था, डाइजेशन कहां तक हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन तक हुआ। तो वो जो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया घटित हुई, दैट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सेल ऑफ इलियम, ये इलियम में घटित हुआ बाय ए सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब आदान प्रदान, कि कुछ ग्रहण किया और कुछ छोड़ा। या दूसरा तरीका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि ऊर्जा चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हुआ। और जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, जो सोखा गया फूड है, दैट इज सेंट टू द ब्लड, वो रक्त में प्रदान कर दिया गया और रक्त के माध्यम से विभिन्न शरीर के हिस्सों में भेजा गया, जिससे कि ऊर्जा का उत्पादन हुआ। जो कि बात हुई थी ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम, ग्लूकोज के रूप में, जो कि पायरिक एसिड में परिवर्तित हुआ था, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊर्जा में उत्पादित हुआ था। अब एब्जॉर्प्शन के बाद अब शुरू हुआ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या हुआ? जो एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल है, यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी इन वेरियस वेज, उसकी उसका यूटिलाइजेशन हुआ, उसकी उपयोगिता हुई, उसका उपयोग हुआ। अलग अलग प्रकार के फूड का अलग अलग तरह की उपयोगिता है। एग्जाम्पल आपके सामने, ग्लूकोज, जो कि वो कहानी बताई थी, ग्लूकोज का उपयोग किया गया एनर्जी के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए। ग्लूकोज का उपयोग किया गया ऊर्जा के को प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट हुआ इजेशन। इजेशन मीन्स निष्कासन, निष्कासित किया। एक्सक्रेशन, उत्सर्जन किया। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी जो वेस्ट मटेरियल बच गया, जो अनडाइजेस्टेड है, सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन, वो बड़ी आंत तक भेजा गया। और बड़ी आंत तक भेजने के बाद दैट इज रिमूव्ड थ्रू रेक्टम, रेक्टम और एनस इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, स्टूल के रूप में उसका हमारा शरीर निष्कासन कर देता है थ्रू अवर एनस, हमारे एनस और रेक्टम के द्वारा उसका निष्कासन हो जाता है। तो संक्षिप्त में यह पूरा प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास किया गया है आप सबके समक्ष डाइजेस्टिव सिस्टम का।